ना इसी आओ वो अभी आने में है. Now the next topic I am starting, please. The first topic we did, it was first chapter, Introduction to Soil Properties. That we did almost all except soil classification. थोड़ा सा टॉपिक है, मैं कभी आपको बता दूंगा. टोटल 6 यूनिट्स है, आपको दो दो यूनिट्स मिक्स करा. इसका मतलब सिलेबस कम नहीं हुआ, सिलेबस ज्यादा हो गया और मिक्सअप करा. और उसके बाद पार्ट बी में कॉम्पैक्शन किया, मैं डिटेल में किया. दैट आल्सो आई कंप्लीटेड. नाउ आई एम स्टार्टिंग सेकेंड यूनिट ऑफ फर्स्ट सेक्शन, दैट इज परमेबिलिटी. अब परमेबिलिटी मतलब क्या आखिर? परमेबिलिटी मतलब क्या है? सपोज करो मैं इधर ग्रेवल लिया, यहाँ पर एक डब्बा है, इस डब्बे में ग्रेवल रखा, या बैग है, बैग में मैं ग्रेवल रखा. हाँ? और इधर एक बैग है, इसमें मैं क्ले रखा, इसमें मैं क्ले रखा, और इधर भी एक ग्लास पानी डाला, इधर भी एक ग्लास पानी डाला. तो देखिए क्या होता है, ग्रेवल जो है उसमें से पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ टपकता, जबकि क्ले को टाइम लगता. क्ले में से पानी बहुत धीरे धीरे टपकता है, कम आता. तो ये जो प्रॉपर्टी है सॉइल की, this property which makes the water to flow very easily, and this property is called permeability. This property is called permeability. What is this property is called? This property is called permeability. So a material is porous if it contains interstices. So अगर से किसी भी मटेरियल में पोरस मटेरियल, मटेरियल इज पोरस इफ कंटेन इंटरस्टेसेस. इंटरस्टेसेस तो सब में रहते, सब में गैप रहता, सब में वाइड रहता. ऐसा कोई भी सॉइल नहीं है जो बिल्कुल एक दूसरे को नजदीकी नजदीकी 100% पैक हुआ है, क्योंकि सॉइल इतने यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकते. देखिए आप घर में टाइल्स डालते, बिल्कुल हर एक टाइल का साइज सेम रहता, बिल्कुल, फिर भी वहां पर आपको मॉर्टर जॉइंट देने के लिए करने पड़, वहां पर तो आपको वाइड्स मिल ही जाते. तो ये तो नेचुरली अवेलेबल सॉइल है. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी सॉइल एक ही यूनिफॉर्म साइज के और बिल्कुल पैक होके बैठ गए. इवन यूनिफॉर्म है तो भी पैक होके नहीं बैठ सकते वो. तो कहीं ना कहीं उसमें आपको वाइड्स आएंगे, और जब वाइड्स आएंगे तो उसमें से पानी बहेगा. सो the liquid can flow this one, and this such materials which allows this is called permeable material. And the soil which do not allow water to flow it is called impermeable. It is called impermeable. Okay, so देखिए चाहे कैसा भी सॉइल रहने दो, कितना भी फाइन ग्रेडेड रहने दो, आपको आंखों से वाइड्स नहीं दिखते होंगे. अगर से आप इलेक्ट्रॉन फोटो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड वाइड्स देयर. सो however the small whites may be, but always whites are there in each and every types of soils. So you cannot say that one particular type is totally impermeable. One particular soil is totally impermeable. ऐसा हो ही नहीं सकता. हर सॉइल कहीं ना कहीं जाके परमिएबल ही है, हर एक में परमेबिलिटी ही है. तो व्हाट इज परमेबिलिटी? परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पोरस मटेरियल. मालूम है आपको? Permeability is defined as the property of a porous material which permits the passage or seepage of water through its interconnecting voids. Through its interconnecting voids. ओके, मालूम है आपको परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जो पानी को पास होने देती. देखिए हम लोग पानी
अब वो दूध भी हो सकता, पेट्रोल भी हो सकता, लेकिन जमीन पर दूध और पेट्रोल इतना नहीं बहता जितना पानी बहता। हर जगह हम पानी यूज करते हैं, चाहे वो खेती हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो। इसलिए ही इज यूजिंग द वर्ड वाटर, बट दैट कैन आल्सो एप्लीकेबल टू पेट्रोल एंड milk also, petrol and milk also. But the thing is, as mostly or almost all, we use water for different purposes in fields, in agriculture as well as in construction purposes. So we take the term water often. We take the term water often. So what is permeability? Permeability is defined as the property of a porous material which permits the passage or seepage of water through its interconnecting wires. Through its interconnecting wires. अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सबसे पहले जो ये वाइड्स रहते हैं ना, ये जो आप बोल रहे वाइड्स है, ये ग्रेवल, एक ग्रेवल ले लो और एक क्ले ले लो। देखिए ग्रेवल के जो वाइड्स रहते हैं बहुत बड़े रहते हैं, और क्ले के जो वाइड्स रहते हैं ना बहुत छोटे 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 रहते हैं। Remember, gravel is coarse grained soil here and clay is fine grained soil. मैं आपको एक और चीज बताता हूं, डेफिनेशन नोट्स पढ़ के पास होना अलग चीज है, कॉम्पैक्शन क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, ये कितना डिटेल में पढ़ेंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो यूज हो जाएगा। व्हाट इज परमेबिलिटी आप रट मार के भी लिख के फटाक से लिख के आते, लेकिन परमेबिलिटी एक्चुअली में है क्या, ये आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज आप पढ़ाई करो, ठीक है। सो देखिए ये ग्रेवल है और एक क्ले है। ग्रेवल जो है इट इज कोर्स ग्रेन सॉइल एज आई टोल्ड यू, एंड वेयर सॉइल इज फाइन ग्रेन सॉइल्स। सो ये जो ग्रेवल का वाइड रहता है ना, एक वाइड ले लो आप, एक वाइड ग्रेवल का भी ले लो, एक वाइड क्ले का भी ले लो। तो नोट करो ग्रेवल का जो वाइड रहता वो बहुत बड़ा रहता क्योंकि वो कोर्स ग्राइंड है, जबकि क्ले का जो वाइड रहता वो छोटा रहता, वो बहुत छोटा रहता। मैं एक और बात बताता हूं आपको, देखिए जो वाइड्स रहते ना, ये क्या क्ले में ज्यादा रहते हैं क्या ग्रेवल में ज्यादा रहते हैं? कोई बोल सकता है क्या? एनीबडी प्लीज। वाइड्स जो रहते हैं ना, गैप्स, ये क्या ग्रेवल में ज्यादा रहेंगे कोर्स ग्रेन में या क्ले में ज्यादा रहेंगे? एनी आंसर प्लीज इन चैट बॉक्स। क्ले में रहेंगे या नहीं शीतल, क्ले में ज्यादा रहते हैं। वाइड्स बोल रहा हूं मैं, वाइड्स क्ले में ज्यादा रहते, लेकिन दे आर नॉट विजिबल टू आईज, दे आर नॉट विजिबल टू आईज। क्ले के जो पोरस मटेरियल रहते ना, वो तो क्ले में ज्यादा रहते जबकि ग्रेवल में कम रहते। ये और बात है शीतल कि ग्रेवल का जो साइज रहता वो बड़ा रहता और क्ले का जो साइज रहता वो बहुत छोटे छोटे रहते। अब जब क्ले में ज्यादा वाइड्स है, मेरे हिसाब से, आप तो बोले ग्रेवल में ज्यादा था, जस्ट मेरी थ्योरी आप मान के चलेंगे, तो क्ले में जब ज्यादा वाइड्स है, ग्रेवल में जब कम वाइड्स है, तो पानी आसानी से क्ले में ज्यादा जाना चाहिए, isn't it? जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं, जिस हिसाब से, इन द वे आई एम टीचिंग यू, इन दैट वे यू सी हियर द clay should allow the water to pass very easily, but is it happening? जब मैं बोल रहा हूं कि क्ले में ज्यादा वाइड्स है तो पानी क्यों उसमें से ज्यादा नहीं बह रहा? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे सर छोटे छोटे हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं लेकिन ग्रेवल से तो ज्यादा है ना, पानी भी तो कम है, तो इतना इजीली पानी क्ले में क्यों नहीं बह रहा जबकि ग्रेवल में इजीली बह रहा? कैन एनीबडी टेल मी दिस आंसर बाय रीडिंग दिस डेफिनेशन? ये डेफिनेशन एक बार और पढ़ो प्लीज, ऐसी चीजें सीखो आप, डेफिनेशन सीखना कोई बड़ी बात नहीं। ये डेफिनेशन एक बार पढ़ो, और मैं आपको बोल रहा हूं कि क्ले में ज्यादा वाइड्स है लेकिन पानी बहता ग्रेवल से, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? प्लीज सोचो और आंसर देखो, सोचो और गलत सलत कुछ तो आंसर दो मुझे, आपको, मैं आपको सोचने के लिए लगा रहा हूं, so you should think it, what is it? So when clay is having maximum voids,
why the water is not flowing so smoothly easily in clay comparing to, yeah, some answer you give. गलत हो तो क्या तुमको फांसी दे रहा हूं क्या मैं? Gravels are more porous. Okay, Abhay is saying gravels are more porous. See beta, here also they are porous. Porous रहने के बाद ही whites रहते ना. Of course, what you want to say is it is having big whites. That is different thing. उसके whites बड़े हो सकते हैं, मैं ये बात को मानता हूं, लेकिन whites उसमें कम है, इसमें ज्यादा है, और इसके छोटे छोटे हैं. तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूं. देखिए यहां पर एक डेफिनेशन आप क्लियर नहीं पढ़ रहे, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ो बोला पहले. Permeability is defined as the property of a porous material which permits the passage or seepage of water through its इंटरकनेक्टिंग वाइड्स. इस इंटरकनेक्टिंग को अंडरलाइन कर लो, इस इंटरकनेक्टिंग को अंडरलाइन कर लो. इसका मतलब क्या है? ग्रेवल में और क्ले में फर्क कहां आ रहा बोलो मैं? clay have more tendency to absorb water. Of course clay is absorbing water. 56 here it is not the question of absorbing or this, which is flowing easily. See, when you put the water in clay, no, it is not flowing with that much as it is flowing in gravel. That I want to know. That is because of 56 it is interconnecting. In clays the voids are not interconnected. जबकि ग्रेवल में क्या होता, एक अगर से मैं अगर से फिगर बनाना चाहिए था, चौक बोर्ड नहीं है मेरे पास, नो तो मैं फिगर बना के आपको बताता. ये एक अगर से ग्रेवल में वाइड है, उसका अगले वाइड के लिए कनेक्शन इजी मिल जाता. समझ रहे हैं आप इस बात को? उसको अगले वाइड के लिए कनेक्शन इजी मिलता, तो पानी वो वाइड में से वाइड में. देखो एक तो वाइड्स भी बड़े बड़े हैं, साइज भी बड़े बड़े हैं. साइज बड़े होने से, वाइड्स बड़े होने से जो कनेक्शन रहता है वहां पर इजी अवेलेबिलिटी होती. इस बात को समझ रहे क्या आप अगर से देखिए यहां मैं इतना गैप छोड़ा हूं, इसके बाद मैं यहां पर आसानी से आ सक रहा हूं. लेकिन क्ले में क्या होता है, अब इतना लिखने के बाद ई के बाद आगे आर आता, आर के बाद एक और यम आता, तो ये आर और यम के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है, इंटरकनेक्शन होना चाहिए मुझे. तो यहां पर क्या हो जाता कि इन के बाद एक गैप आता, फिर जनरल के बाद एक और गैप आता. तो ऐसा ग्रेवल में होता. ग्रेवल में क्या है, इंटरकनेक्टिविटी ज्यादा है. ग्रेवल में इंटरकनेक्टिविटी ज्यादा है, जबकि क्ले में इंटरकनेक्टिविटी. तो डेफिनेशन में इंटरकनेक्शन आना बहुत जरूरी है. आप अगर से मुझे कॉलेज में से मुझे मेरे क्वार्टर्स को जाना है, गर्ल्स हॉस्टल को जाना है, तो बीच में मुझे ब्रिज जरूरी है, तो वहां कनेक्शन मिल गया मुझे ब्रिज का. सो आई विल क्रॉस दैट रोड यूजिंग दैट ब्रिज, तो वहां मुझे इंटरकनेक्शन मिल गया. वैसा ही पानी को एक वाइड से दूसरे वाइड्स में जाने के लिए ग्रेवल में क्या होता, कनेक्शन इजी मिल जाता, जबकि क्लेज में ऐसा नहीं होता. पता चल गया आपको? इसीलिए क्लेज में परमेबिलिटी बहुत कम रहता है. ऑफ कोर्स आपके वाइड्स ज्यादा भी होंगे, लेकिन एक वाइड होते बीच में और सॉलिड आ जाता, तो एक वाइड से दूसरे वाइड को कनेक्शन जल्दी से नहीं मिलता. बट दैट इज नॉट इन केस ऑफ ग्रेवल. दैट इज नॉट इन केस ऑफ ग्रेवल. ग्रेवल में ऐसा नहीं होता. ग्रेवल में जबकि बड़े बड़े आपके वाइड्स रहते, लेकिन एक वाइड से दूसरे वाइड को कनेक्शन इजीली मिल जाता, एक इजीली मिल जाता. देयरफॉर ग्रेवल, दो इट इज हैविंग लेस नंबर ऑफ वाइड्स, इज मोर परमिएबल देन क्ले. इट इज मोर परमिएबल देन क्ले. And remember, there is no such soil theoretically exists which is totally impermeable. There is no such soil which exists which is totally impermeable. प्लीज जो मैं ऐसे बातें बोलता हूं इनको आप केयरफुली सुनो, ये बहुत जरूरी है. डेफिनेशन आप पढ़ते 100% लिख के आते, पास होते. पास फेल का मत सोचो, आप कॉन्सेप्ट्स को और सब्जेक्ट को मुझसे भी ज्यादा आप डिटेल में पढ़ो. मुझे कोई एग्जाम देना है नहीं, आपको एग्जाम देना है. यूट्यूब है आपके पास, बहुत सारे एक परमेबिलिटी के ऊपर 100 ऑथर्स अपने अपने व्यूज डाल रहे, तो आप पढ़ो, आपको नॉलेज, मेरे से भी आप नॉलेज ज्यादा हो सकता है आपको. ठीक है? सो नाउ परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पोरस मटेरियल व्हिच परमिट्स द पैसेज और सीपेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वाइड्स. सो इंटरकनेक्टिंग वाइड्स रहने तो ही परमेबिलिटी होता है. A material having continuous voids, this is very important. A material should have continuous voids.
Material having continuous voids is called permeable, means where connection is there, that is called permeable. Otherwise it is called impermeable. It is called permeable, otherwise it is called impermeable. Gravels are highly permeable while stiff clay is the least permeable, and hence such a clay may be termed as impermeable for all practical purposes. Of course, the permeability is very less in case of clay, that's why it is referred as impermeable only. और याद रखो परमेबिलिटी का यूज क्या है, आगे हम मतलब डिस्कस करेंगे। ये इम्परमेबल होना बहुत जरूरी है, स्पेशली अर्थन डैम में। अर्थन डैम जब आप वाटर रिसोर्सेज में आप पढ़े होंगे ना, अर्थन डैम डिटेल में, तो अर्थन डैम कोर वो सब पढ़े ना अर्थन डैम का। सो यहाँ पर आपको अर्थन डैम में जो भी आप लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज करके डैम बनाते, उसमें मैसनरी कंक्रीट वो सब नहीं रहता, उसमें आपका सॉइल मुरम जो भी अवेलेबल लोकली मटेरियल है, बोल्डर्स वोल्डर्स डाल के हम बना देते। तो वहां पर आपका सॉइल जितना इम्परमिएबल हो गया उतना अच्छा है, क्योंकि we never expect that water should be permeable in foundation or in constructions. Of course, in agriculture you may need, but in construction purposes we try to avoid as far as possible waterlogged soil or the soil where water table is above. Got it? So this is all about permeability and what is impermeable and what is permeable. So the most important thing is the voids should be interconnected. When they are interconnected, then only water can pass from one void to another. Clear है? Please. यहाँ तक कुछ doubt है तो पूछो. If you have any doubts regarding permeability, you can. Of course, passing is very easy. एक definition आप रट मार लिए, आप लिख के आते, पास होते। मैं आपको बोल रहा हूँ, और पास होने के लिए बार बार बोल रहा हूं मैं, जो सिर्फ पास होने का सोचते रहते, एक कॉम्पैक्शन दूसरा परमेबिलिटी, इससे इजी चैप्टर आपको नहीं मिलते। पहला चैप्टर तो मुश्किल ही है, आगे के सभी चैप्टर एक दूसरे से मुश्किल है, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉम्पैक्शन बोल तो क्या, कॉम्पैक्शन बोल तो लोड ज्यादा अप्लाई करो, एयर एक्सपेल हो जाता, दब जाता, डेंसिटी बढ़ती, डेंसिटी बढ़ने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ती। इतना आसानी से आप लिख सकते हैं। परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल वेयर द वाटर कैन फ्लो इजीली व्हिच अलाउज द वाटर टू फ्लो थ्रू इट। आप अपने यू कैन यूज इट इन योर लैंग्वेज आल्सो। गॉट इट? So now the thing is, what is permeability, what is permeable soil, what is impermeable soil, all these things are very clear to you. Now permeability is a very important engineering property of soils. Knowledge of permeability is essential in number of soil engineering problems. So where it is used, where it is needed, I will explain you. Where the property permeability is important. First of all, settlements of buildings. अभी इसके बाद और भी एक बार बताता हूं मैं आपको, दो बार। तो लिखिए, सेटलमेंट्स ऑफ बिल्डिंग। सेटलमेंट्स ऑफ बिल्डिंग मतलब सॉइल जो है आपका नीचे सबस्ट्रक्चर में रहता, ऊपर आपका सुपरस्ट्रक्चर रहता। सुपरस्ट्रक्चर का लोड जब फुटिंग पे गिरता, फुटिंग का लोड नीचे वाले सॉइल पे गिरता, और सॉइल पे जब गिरता तो सॉइल दबता। लेकिन अगर से जो सॉइल फुटिंग के नीचे है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो फुटिंग का लोड इजी लेता, फुटिंग आपका ऊपर का सुपरस्ट्रक्चर का लोड इजीली लेता, तो वहां पर सेटलमेंट नहीं होता। लेकिन ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, आप मुझे पढ़ाना बहुत आसान है, सबसे इजी काम है बोलो मुंह से, लेकिन जब फील्ड में जाओ तो वहां इतने डिफिकल्टीज आते हैं, आदमी पागल हो जाता। यहाँ बैठ के पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा लोड आता, ऐसा जाता, ऐसा सेटलमेंट होता, ऐसा नहीं होता फील्ड में। फील्ड में इतना इजीली चांसेस थ्योरेटिकली नहीं होते, आपको सेटलमेंट का प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता। और सेटलमेंट का प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके पास रहता, ऑलरेडी आपके पास सुपरस्ट्रक्चर लोड का लोड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर बहुत है। अगर से उसमें कहीं आपका सॉइल परमिएबल है, उसमें कहीं पानी बह रहा, तब तो उसका बैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा और सेटलमेंट आपका बढ़ जाएगा। मान लीजिए सेटलमेंट यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब फ्रॉम ईच एंड एवरीवेयर एंड द सेम सॉइल इज सेटलिंग इन द यूनिफॉर्म वे, then it is no problem at all. But such thing also never happens. What happens? If footing is there, one side it will be strong and one side it is going to settle.
इट इज बिकॉज ऑफ दिस, ऐसा ऊपर नीचे हो जाता एंड बिकॉज ऑफ दिस टर्निंग मूवमेंट आ जाता उसमें, और टर्निंग मूवमेंट आने से आपका बिल्डिंग गिर जाता। खैर वैसे बिल्डिंग हम बहुत रेयर देखते, लेकिन आप क्रैक्स तो देखे होंगे बहुत से जगह, ब्लैक कॉटन सॉइल में कंपाउंड वॉल में वो ये क्रैक्स देखते हैं आप वॉल में। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग। So whenever you construct a building, so you have to check the property of soil. The permeability plays a very important role there. Suppose if the soil is impermeable, it won't allow water to flow through it, so to pass through it, so its bearing capacity is not going to be affected. So such soil is needed. So first case where permeability is needed is settlement of buildings. Settlement of buildings. Now the second thing. A second thing is yield of wells. Of course यहाँ पर हमको परमिएबल चाहिए कि इम्परमिएबल चाहिए, तो यहाँ पर परमिएबिलिटी कितना ज्यादा मतलब पानी खींच सका उतना ठीक है। यहाँ पर आपको कुएं का यील्ड बढ़ाना है, पानी को ज्यादा करना है, तो पानी कहां से है नीचे जाके आपको लाना है, तो yield of wells there also permeability plays a very important role. And here also of course जहां पर impermeable रहना वहां रहना जरूरी है, but very source of water is there, from that source if you want to get in well, that should be permeable. So permeability plays again a very important role in yield of wells. Again an important role in yield of wells. Seepage through and below the earth structures. Earth structure means earthen dam. Already I told you. Of course मुझसे ज्यादा मालूम है, आप लोग वाटर रिसोर्सेस पढ़े ना। डैम फ्रेटिक लाइन मालूम है क्या आपको? फ्रेटिक लाइन कोई डेफिनेशन लिख सकता क्या? आप वाटर रिसोर्सेस से पढ़े, डैम में एक लाइन रहता है देखो ऐसा कर्व, मालूम है आपको फ्रेटिक लाइन? मुझे तो नहीं मालूम, अब आपको मालूम है तो देखो लिखो, तो नहीं तो सीखो। तो आपका जो सीपेज थ्रो एंड बिलो दी अर्थ स्ट्रक्चर हियर इन दिस सेंस अर्थन डैम्स पर्टिकुलरली, तो वहां पर कहां पर परमिएबल रहना कहां पर इम्परमिएबल रहना बहुत जरूरी है। बेस्ड ऑन दैट वन, so that particular type of soil is used, that particular soil type of soil is used. It controls the hydraulic stability of soil masses. Of course it controls the permeability property is very important. Based on this one only we can decide whether this is hydraulically stable or not. And then next, design of filters to prevent पाइपिंग। ये फिल्टर्स क्या है, पाइपिंग क्या है, मैं इसके बारे में भी बता के नहीं बैठता, ये सब आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो अभी जाके सीख लो। डिजाइन ऑफ फिल्टर के वक्त पाइपिंग को जो रोकने के लिए भी परमेबल सॉइल बहुत काम करता। So in all these things, whatever the things I told you, settlements of buildings, yield of wells, seepage through and below the earth structures, or maintaining the hydraulic stability, and design of filters to prevent piping, all these things where is these are the engineering things where what I mean is this is needed. What is it? Permeability property is needed. So I think till now it is clear you what is permeability, what is permeable soil, what is impermeable soil, and in which cases the permeability is needed. In which cases the permeability is needed. Please, if you have any doubts, you can ask. और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बहुत इसमें और कॉम्पैक्शन में मैं आपको बताऊं, क्वेश्चंस वही एक्सपेक्टेड है, उसमें एक 5-6 क्वेश्चन है, इसमें एक 5-6 क्वेश्चन। आप ये 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, आपके 20 मार्क्स। और प्रॉब्लम में भी उसमें इसमें कभी कभी थोड़ा ज्यादा वेरिएशन इसमें भी नहीं है प्रॉब्लम्स में। उसमें तो एक ही टाइप है, एक ग्राफ का है, दूसरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने का है। तो प्रॉब्लम्स करने में या थ्योरी में ये दो चैप्टर्स बहुत इजी है, याद रखो। तो इसके बलबूते पर ही आप पास हो सकते हैं। और प्रॉब्लम तो उसमें तो फिक्स है, कॉम्पैक्शन में वही ग्राफ बनाना है, एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड OMC and MDD. You have to find OMC and MDD. Now next one, shall I move? You don't have any doubt, no? So the thing is permeability is clear to you,
and where it is used and where in which works the permeability is needed. अच्छा, ये मुझे बताओ कि कॉम्पैक्शन करने से परमेबिलिटी कम होता क्या ज्यादा होता? Whenever we do the compaction, whether the permeability is reduced or increased. So compaction करने से परमेबिलिटी कम होता. देखिए, एयर के वाइड्स है, ऊपर से प्रेशर गिरने से या रिड्यूस्ड 56, बिल्कुल करेक्ट, ये कम होता क्योंकि एयर के जो वाइड्स है वो तो एक्सपेल हो रहे. जब वाइड्स एक्सपेल हो जाते तो वॉल्यूम कम होता. वॉल्यूम जब कम हो रहा वाइड्स का तो पानी रहता कहां पर? ऑफ कोर्स पानी जो है वो रहेगा ही, लेकिन ऑलरेडी मतलब जब गैप वाइड्स आपके एयर चला जाएगा, वाइड्स कम होंगे. वाइड्स कम होंगे तो इंटरकनेक्शन नहीं मिलेगा, तो पानी बह कैसा सकता उसमें? वाटर कैन नॉट फ्लो थ्रू इट. Water cannot flow through it. It is, that's why it is totally permeability कम होते जाता, impermeable बनता. Okay. The flow of water through soils may either be laminar flow or a turbulent flow. Fluid mechanics आप पढ़े, different types of flows, uniform flow, non-uniform flow, laminar flow, turbulent flow, Reynolds number. मुझे तो नहीं मालूम, मैं FM का टीचर नहीं हूँ, आप लोग पढ़े, सब पढ़े नहीं. The flow of water through soils may either be laminar flow or a turbulent flow. Laminar flow में क्या होता? Particles स्पेशली मूव होते एक ही मतलब डायरेक्शन से भी ज्यादा, पाथ एक ही रहता और स्मूथ वे में जाते, यूनिफॉर्म वे में जाते. वहां एक दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं होते, एक दूसरे से नहीं टकराते. लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होता. इन लैमिनार फ्लो ईच ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स In laminar flow, each of fluid particles travels along a definite path which never crosses the path of any other particle. मतलब एक लाइन में जा रहा पानी का एक लेयर, तो दूसरा दूसरे लेयर में जाता. ये एक दूसरे को टकराते नहीं, सभी यूनिफॉर्म वे में डेफिनेट पाथ में जाते. इससे फ्लो बहुत स्मूथ रहता, अच्छा रहता, और ऐसे फ्लो को बोलते लैमिनार फ्लो. Such flows are called as laminar flow. Whereas in turbulent flow, the paths are irregular and twisting. The paths are irregular and twisting, crossing and recrossing at random. In most of the cases, practical flow problems in soil mechanics, the flow is laminar only. So laminar flow क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, ये आप डिटेल में पढ़ चुके हैं एफएम में, वो यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है. तो लैमिनार फ्लो उसको बोलते जहां पर पाथ्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते और फ्लो जो रहता, दैट फ्लो इज वेरी स्मूथ. बट इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो द पाथ्स आर वेरी इरेगुलर, ट्विस्टिंग, क्रॉसिंग ईच अदर. Because of that, turbulence will be there. Okay, but in soil, the whatever we find is the path is laminar only. The flow is laminar only. The flow is laminar only. Got it? The study of seepage of water through soil is important for the following engineering problems. So why we should study that seepage of water? Means water, पानी क्यों पास हो रहा है एक दूसरे में, इसकी जरूरत क्या है? Why we should study this, where it is needed, that we should know first. So where it is needed and why we should study, that we should know each other. First one, determination of rate of settlement of saturated compressible soil layer. तो आपका सॉइल लेवल, इसके प्रॉब्लम्स है, आपको सेटलमेंट के प्रॉब्लम्स है, ये मेरे ख्याल से या तो कंसोलिडेशन में पढ़ते या जीटी 2 में पढ़ते. हाँ, बहुत डिटेल में अभी आ गया आपको जीटी, तो वहां पर मालूम होता आपको. तो यहाँ पर आपको इतना ही मालूम होना चाहिए कि हम वाटर का सीपेज कहां पर पढ़ते. तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ सेटलमेंट सैचुरेटेड कॉम्प्रेसिबल सॉइल लेयर में कैसा होता, कितना होता, टू स्टडी दैट वन सीपेज ऑफ वाटर इज नीडेड. Determination of rate of settlement of saturated compressible soil layer is needed where it is needed. मतलब आपको rate of settlement निकालना है compressible layer का जो saturated है, तो वहां पर water seepage plays a very important role.
Very important role. Second one is calculation of seepage through the body of earth dams and stability of slopes. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अर्थ डैम से कितना सीपेज हो रहा, पानी कितना मतलब फ्लो हो रहा और कितना कम हो रहा, कितना ज्यादा हो रहा, ये हम डिटेल में, और स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स में भी वाटर सीपेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैलकुलेशन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर, calculation of calculation of uplift pressure under hydraulic structures and their safety against piping. पाइपिंग क्या है आप अच्छी तरह देख लो, मुझे नहीं मालूम, मैं वाटर रिसोर्सेस नहीं पढ़ा, अपलिफ्ट प्रेशर भी नहीं मालूम, फिर भी आपको थोड़ा बताता हूँ. देखिए कोई भी स्ट्रक्चर है, हाँ, स्पेशली आप ग्रेविटी डैम करें नहीं, ग्रेविटी डैम में देखो नीचे जो फाउंडेशन के नीचे भी कभी कभी पानी रहता, और जो ये पानी रहता, ये जैसा ऊपर से आपको प्रेशर आ रहा वेट का, जितना डैम का स्ट्रक्चर है उसका तो वेट नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटेशन की तरफ, लेकिन नीचे पानी रहने से बिकॉज ऑफ दिस वाटर आल्सो देयर विल बी अपलिफ्ट प्रेशर. पता नहीं आप लोग ग्रेविटी डैम के डिजाइन करे क्या नहीं, तो वहां पर ये आता अपलिफ्ट प्रेशर क्या रहता, तो नीचे जो पानी रहता ये ऊपर की तरफ प्रेशर डालता नीचे वाला पानी, and this pressure, and this is very important, most of the times we neglect it, but this pressure is also very dangerous sometimes, it can turn the dam also. और पानी पीछे से बहुत है, प्रेशर ज्यादा दे रहा, ये दिखने को बहुत आसान दिखता, but it is not like that. When you calculate the things, when you design the earthen dam, you will come across such lift. So uplift pressure is also very important. So to know the uplift pressure, how to calculate the uplift pressure, we have to study water seepage. We have to study water seepage. Got it? Again, next is groundwater flow towards well and drainage of soil. Of course, towards well, how much water is flowing, how much it is not flowing, how much is needed to increase the yield of all, even soil में से drainage करना है. There also what study of water seepage is very important. Very important. I hope till now things are very clear to you. If you have any doubts, please ask and go through as deep as possible, more than me. मैं आपको ज्यादा यही ज्यादा बता रहा हूँ आपको. अगर से मैं इतना मेरे कॉलेज में पढ़ा था तो बच्चे सर इतना सर क्यों पढ़ा रहे आपको, हमको इंपॉर्टेंट दे दो, डेफिनेशन बताओ, जो डेरिवेशन बताओ, क्या एग्जाम में आता उतना बताओ. ये पहले था सिस्टम, ऐसा ही पढ़ाया जाता था पहले, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम ही लिखते थे बच्चे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखता नहीं था उतना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछते थे, पास होते थे, उस वक्त चलता था. बट नाउ whatever the teacher is teaching you, more than that you have to study yourself, because you are having so many sources. नोट्स अवेलेबल है, आपके फ्रेंड्स अवेलेबल है, आपको बहुत सारे एप्स अवेलेबल है, एप्स में क्वेश्चन डालो आपको आंसर मिल जाता. मैं आपको बोला कोरा ऐप में जाओ, कोरा को आप डाउनलोड करो, बहुत अच्छा है. व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब फेंक दो, जहां पर आपको नॉलेज मिलता है वैसे ऐप यूज करो. कोरा में आप जाओ, फ्रेंड्स बनाओ, वहां पर आप बहुत से एक्सपर्ट्स आते हैं हर फील्ड के, लेकिन कोरा में भी बहुत से गलतियां हैं, जगह कम है. अगर से वहां जाके आप ड्रग्स के बारे में पूछेंगे तो ड्रग्स का ही डालते जाएगा, वहां जाके आप पॉलिटिक्स का डालेंगे तो पॉलिटिक्स के ही आंसर आएंगे, क्रिकेट का डाले तो क्रिकेट के ही आएंगे. तो वहां जैसा आप पूछेंगे वैसा है. यूपीएससी डालो, यूपीएससी के पूछ लो, एमपीएससी डालो, मराठी के, इवन कोरा मराठी पण आहे, कोरा मराठी पण आहे, कोरा हिंदी पण आहे, कोरा इंग्लिश पण आहे, पण कोरा मराठी तेवढं स्टँडर्ड नाही अजून. फक्त ते साहित्य, ते हे काय खाऊ पिऊ हे असलेच क्वेश्चन राहतात त्याच्यावर. रेअरली विल गेट नॉलेजेबल कोर्सेस. आपलं मराठीचं साहित्य ते जास्त राहत आहे, मुंबई, महाराष्ट्र, नासिक तेच विचारत राहतात क्वेश्चन. सो कोरा इज वेरी नॉलेजेबल, प्लीज आप इसको डाउनलोड कर लो. और कोरा इंग्लिश बहुत अच्छा है नॉलेज के लिए, आप गेट टाइप करो और बहुत से टॉपर्स तो नोट्स देते हैं आपको. आप अगर से क्लोज होने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी लिंक भेज देते, प्लीज गो थ्रू इट. एक नाम बताता हूँ मैं आपको, एक एनआईटी वारंगल का एक वेंकट कुछ है, मेरा फ्रेंड था, मेरे को भी लिंक भेजा था, याद नहीं. तो आपको फ्रेंड्स बन जाते, आपको आइडियाज मिलते, मतलब आप दुनिया से बाहर आ जाते. कुएं के मेंढक के जैसा एक जगह नहीं रहते, आपको दुनिया कहाँ है, मैं क्या हूँ आपको मालूम होता. ओके, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ये सफिशिएंट नहीं है. अगर से आप कुछ बनना है लाइफ में, मेरा काम क्या है, मैं पढ़ा के हट जाता हूँ, कोई भी टीचर, तो आपको और ज्यादा पढ़ना है. ठीक है. सो दिस ऑल अबाउट परमेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, व्हाट इज हाइड्रोलिक हेड.
What is hydraulic head? Before going to hydraulic head, let me ask you one question. You are studying fluid mechanics. You have studied flow through pipes, isn't it? You have studied Bernoulli's equation, total energy or total head. Now you tell me, in Bernoulli's equation, what is the total head? Total head मतलब क्या? ऐसे कौन से तीन एनर्जी हेड्स है जो बर्नौलीज इक्वेशन में यूज होते हैं? लिखो प्लीज चैट बॉक्स में. आपको एफएम का नॉलेज कितना है देखेंगे. व्हाट आर द थ्री हेड्स व्हिच यू हैव यूज्ड इन एफएम? फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़े थ्री हेड्स कौन कौन से है बताओ मेरे को जल्दी फटाक से. क्या गेट एग्जाम लिखते हैं आप लोग? सिंपल क्वेश्चन नहीं बताते जल्दी. क्वेश्चन समझ में आया मेरे को आपको? देखिए टोटल हेड मतलब एनर्जी हेड, हेड जो रहता ऐसा तीन चीजों से बना हुआ है बर्नौलीज इक्वेशन में. सम ऑफ दीज थ्री इज इक्वल टू कांस्टेंट. ऐसा बताते ना आप. somebody has written here, very good. Very good. Sheetal Bhairwade has written one is right, second is right. Yeah, third is also right. Very good. Sheetal has written. Yes, others. तो देखिए तीन हेड्स है. एक है प्रेशर हेड. बिल्कुल खरा, बिल्कुल सही है शीतल. बिकॉज ऑफ प्रेशर जो भी हेड वहां पर तैयार होता इट इज कॉल्ड प्रेशर हेड. दूसरा आपका पानी तेजी से बहते रहता एंड बिकॉज ऑफ वेलोसिटी वन मोर हेड इज created, it is a velocity head, isn't it? And third head is, it is because of position, and this is called datum head. This is called datum head. Yes, Gaurav, you are right. Pressure head, datum head, and velocity head. So a datum head is given by Z, Z1, Z2, Z3. It is height. Actually, it is the height from the base. Suppose करो छत पर है और ग्राउंड फ्लोर आपका बेस है, कितना फीट है? 15 फीट है, तो 15 feet is Z1. Second is velocity head. Velocity head is depends on with what velocity is moving, and it is given by v square by 2g. है ना? याद आ रहा है आपको? Velocity head is given by v square by 2g. And third is p pressure head, and it is given by p by sw. P by small w specific way. So now total head is given by p by w plus v square by 2g plus what head? Z, and this is equal to constant. This is the Bernoulli's equation. This is the Bernoulli's theorem. Suppose if you compare two different things and two different water particles, then it is P1 by W plus V1 square by 2G plus Z1 is equal to, ऐसा आप लिखते हो, उधर राइट हैंड साइड का लिख देते हैं P2 by W plus V2 square by 2G plus Z2. So this is, but in case of soils, in clay, again when you take the hydraulic head, total head, again these three will come into exist. But remember velocity of pipe में, जो पाइप से फ्लो हो रहा, और velocity of soil में क्या कुछ फर्क है? देखिए velocity of pipe बहुत तेजी से रहता और सॉइल में बहुत बहुत नेग्लिजिबल वे से पानी, ऐसा पानी डालते एकदम फास्ट नहीं जाता हो, बहुत इजी वे. क्ले में तो ये क्या है, नेग्लिजिबल वेलोसिटी रहता. दैट इज व्हाई वेलोसिटी हेड इज नेग्लेक्टेड इन परमेबिलिटी और सॉइल स्टडीज. इसके बाद ब्रेक आता, 2 मिनट का ब्रेक ले लो. सो दो हेड्स हमको कंसीडर करने हैं सॉइल में, एक प्रेशर हेड और दूसरा डाटम हेड. एक प्रेशर हेड और दूसरा डाटम हेड. गॉट इट? ओके, सो इन डिटेल आई विल टेल आफ्टर दिस ब्रेक.